अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक लीगल स्टडीज़। आज हम ए लेवल लॉ P1 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। पहले हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग, लेजिस्लेशन प्रोसेस। लेजिस्लेशन प्रोसेस क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी लेजिस्लेशन डेलीगेट कैसे की जा सकती है और कौन कौन और पार्लियामेंट के अलावा और कौन कौन अथॉरिटीज़ हैं जो कानून बना सकती हैं, जो लेजिस्लेट कर सकती हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कितनी तरह की? सबसे पहले ऑर्डर इन द काउंसिल। फर्स्ट है ऑर्डर इन द काउंसिल, सेकंड है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स और नंबर 3 है बाय लॉज। ये 3 तरह की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ऑर्डर इन द काउंसिल, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड बाय लॉज। ऑर्डर इन द काउंसिल क्या है? द क्वीन एंड प्रिवी काउंसिल हैव अथॉरिटी टू मेक ऑर्डर्स इन द काउंसिल। अब प्रिवी काउंसिल में क्या है? प्रिवी काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर और उसके अदर लीडिंग मिनिस्टर्स जो उसके साथ हैं, ये एक प्राइवी काउंसिल और क्वीन के साथ मिलकर ये लॉ बना सकती हैं। ये क्यों बनाएंगी और कब बनाएंगी? क्योंकि अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, इमरजेंसी में कोई लॉ बनाना है, तो ये इन लोगों के पास भी इख्तियारात हैं कि पूरी पार्लियामेंट को बुलाए बगैर ये लॉ बना सकते हैं। उसमें इन्होंने क्या किया है, वो किस तरीके से क्या कर सकते हैं? द पार्लियामेंट ऑर्डर इन द काउंसिल कैन बी मेड on wide range of matters, especially transferring responsibility between the government departments. For example, the Ministry of Justice was created. Powers of the previous Department of Constitutional Affairs or some powers of Home Office were transferred to the new ministry. यानी कि एक मिनिस्ट्री की पावर दूसरी मिनिस्ट्री को ट्रांसफर करने के लिए ये लोग काम कर सकते हैं। और ब्रिंगिंग एक्ट्स पार्ट्स ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट टू फोर्स, पार्ट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट को इन्फोर्स करना है तो ये भी कर सकते हैं। और मेकिंग लॉ इन एमरजेंसीज में अगर कोई ये लॉ बनाना चाहते हैं तो भी ये लोग काम कर सकते हैं। और जो काउंसिल जो है क्वीन एंड प्रिवी काउंसिल में मिल के ये लॉ बना सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट वो लॉज हैं जो मिनिस्टर्स अपनी मिनिस्ट्रीज चलाने के लिए बनाते हैं। इसको सबसे पहले पार्लियामेंट इनेबल करती है इनेबलिंग एक्ट के थ्रू के यू आर अलाउड टू मेक एनी लॉ, यानी इसको इनेबल किया जाता है। इनेबलिंग एक्ट इसको इनेबल करता है कि इस टॉपिक पे आप लॉ अपनी मिनिस्ट्री के लिए और उनके लिए जो जिस डिपार्टमेंट को आप चला रहे हैं, जिस मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, उसके लिए आप लॉ बना सकते हैं इस फलां टॉपिक के पे। तो ये है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मिनिस्टर्स अपनी मिनिस्ट्री चलाने के लिए बनाते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। केमिकल हैजर्ड्स इंफॉर्मेशन एंड पैकिंग फॉर सप्लाई रेगुलेशन 2009 मेड बाय द मिनिस्टर्स फॉर वर्क एंड पेंशंस अंडर द पावर्स ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट 1972 एंड द हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट 1974। इन दोनों एक्ट्स की पावर्स के थ्रू उसने वो रेगुलेशंस बनाई 2009। पुलिस कोड्स ऑफ प्रैक्टिस इन रिलेशन टू द स्टॉप एंड सर्च, सच एज स्टॉप एंड सर्च, अरेस्ट एंड डिटेंशन। असल में पुलिस कोड्स पे कुछ उन्होंने चीज़ें बनाई, स्टॉप एंड सर्च पे कुछ बना ली जाए, अरेस्ट एंड डिटेंशन पे जो रेगुलेशंस उन्होंने बनाई। और उनको इनेबल किसने किया? और मेड बाय लॉर्ड चांसलर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट under the powers given by Police and Criminal Evidence Act 1984। पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट के थ्रू उन्होंने वो रेगुलेशंस बनाई, स्टॉप एंड सर्च की, अरेस्ट एंड डिटेंशन की। ये है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। और कुछ है बाय लॉज। अब कुछ लोकल अथॉरिटीज अपने लोकेलिटी को चलाने के लिए अगर कोई लॉ कोई रेगुलेशन बनाती है, इसे कहते हैं बाय लॉज। यानी फर्ज करें हम लाहौर में बैठे, हमारा कमिश्नर ऑफ लाहौर जो अगर आपने इसको चलाने के लिए कोई बना ले तो उसके बाय लॉ कहते हैं। यानी इसमें काउंटीज़ को या डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए जो भी काउंटीज़ के रूलर्स हैं या जो मेन उसके वहाँ पे उसके जो भी लोकल ऑफिसर्स हैं, वो अपनी काउंटी को, अपने डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए कुछ छोटे रूल उसे कहते हैं बाय लॉज। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक्ट 2006।
लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक्ट 2006 में कुछ चीज़ें हुई कि लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक्ट क्या कहते हैं? इट इन एडिशन स्पेसिफिक एक्ट्स giving minister powers to make statutory instruments, the legislative and regulatory reforms act 2006 gives ministers power to make any provision by order if it will remove or reduce the burden. अब वो कहते हैं वो 2000 से लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक्ट 2006 का कहता है कि मिनिस्टर्स बना सकते हैं अगर वो बर्डन का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल कॉस्ट एक्ट का इतना बनाने में इतनी चीज़ें हैं, इतनी कॉस्ट लगेगी, वो रिमूव कर वो कम हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस भी दूर हो जाती है और कुछ और ऑब्स्टेकल टू एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी और कुछ और भी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए भी कुछ हो सकता है और सैंक्शन दैट इफेक्ट इन कैरिंग ऑन एनी लॉफुल एक्टिविटी। तो ये जो है रेगुलेटरी लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक्ट ये कहता है अगर ये चीज़ें वो इसके लिए वो मतलब ये चीज़ें रिमूव करने के लिए मिनिस्टर को पावर दी कर सकता है कि वो कॉस्ट रिमूव करे, एडमिनिस्ट्रेशन इनकन्वीनियंस रिमूव करे, ऑब्स्टेकल्स और एफिशिएंसी में जो ऑब्स्टेकल्स आती है उनको रिमूव करेगा और उसको सैंक्शन के जगह एक कोई बेहतर लॉ बना ले, लॉ ऑफ एक्टिविटी। और अगर दूसरी बात फिर और एक बात कही जाती है कि एनी मिनिस्टर मेकिंग अ स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर द पावर्स ऑफ दिस एक्ट मस्ट कंसल्ट वेरियस पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो कहता है कि जो भी लॉ बनाएगा मिनिस्टर इसके एक्ट वो कंसल्टेशन ज़रूर करेगा उन ऑर्गेनाइजेशन से जो उससे रिलेटेड है, जो जिसका इंटरेस्ट है। वेलिश पार्लियामेंट से करेगा अगर वेल्स के रिलेटेड कोई मामला है और लॉ कमीशन से भी कंसल्ट करेगा अगर वो ज़रूरी है तो। अब पार्लियामेंट क्या करेगी इसको, या तो अफर्मेटिव रेजोल्यूशन पास करेगी अफर्म करने के लिए, या नेगेटिव रेजोल्यूशन पास करेगी उसको ख़त्म करने के लिए, या सुपर अफर्मेटिव रेजोल्यूशन पास कर सकती है। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, जो हमने डेलीगेट किया है आपको इनेबलिंग एक्ट के थ्रू, उसमें आपने उसी को फॉलो किया है या उसको चेंज तो नहीं किया, उससे हटे तो नहीं है। तो पार्लियामेंट उस पर एक कंट्रोल करेगी, पार्लियामेंट का चेक है किसके थ्रू, प्री ड्राफ्टिंग कंसल्टेशन, जब वो ड्राफ्ट पर पब्लिकेशन से पहले, ड्राफ्ट करने से पहले कंसल्टेशन की जाएगी पार्लियामेंट से। तो वो क्योंकि अगर पार्लियामेंट की ने जो उसको इख्तियार दिया उसके हट के अगर वो बात करता है तो फिर तो ज़रा काम ही ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए चेक एंड बैलेंस के लिए पहले उसको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, फिर वो वही चीज़ स्क्रूटनी कमेटी के बाद आएगी। स्क्रूटनी कमेटी में एक जॉइंट स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाएगी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कम्युनिटी रिव्यू करेगी सारी चीज़ें और क्या करेगी, द मेन ग्राउंड फॉर रेफरिंग स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट टू बैक टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो अच्छा वो उसको फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की तरफ भेज देगी स्क्रूटनी कमेटी, इसमें ये प्रॉब्लम है। उसका मेन पर्पस क्या है, इम्पोज अ टैक्स आर चार्ज दैट दिस इज बिकॉज ओनली इलेक्टेड बॉडी सच एज दैट। अगर कोई इस तरह की टैक्स और इम्पोजिशन उसमें हुई है तो फिर वो स्टैट्यूटरी बॉडी के पास चला जाएगा। अगर अपीयर्स टू हैव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दैट वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय इनेबलिंग एक्ट, अगर इनेबलिंग एक्ट में कुछ उसने बाख्तियार नहीं किया और उसने फिर उस पर काम किया है तो फिर भी वो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाकर चेक स्क्रूटनी कमेटी की भेजेगी तो किसको चेक करें इसमें ये कोई काम खराब हुआ है। और अगर अपीयर्स टू हैव गॉन बियॉन्ड द इनेबलिंग एक्ट पावर्स गिवन इनेबलिंग एक्ट, अगर इनेबलिंग एक्ट में जो पावर्स दी उससे बाहर निकल रहा है मिनिस्टर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए तो फिर भी वहाँ स्क्रूटनी कमेटी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भेज देगी। और अगर अनक्लियर है, ठीक नहीं है, डिफेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम आ रही तो फिर इसमें भी भेज देगी। अब रेजोल्यूशन है अफर्मेटिव रेजोल्यूशन, जो उसको अफर्म करने के लिए जी ठीक है वो अप्रूव किया जा सकता है, जो भी इसमें करना है तो अफर्मेटिव रेजोल्यूशन के थ्रू वो होगा। अफर्मेटिव रेजोल्यूशन उसको अफर्म करेगी, उसको स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स को तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक अफर्मेटिव रेजोल्यूशन में पास नहीं होगा, या नेगेटिव रेजोल्यूशन में उसको क्वैश कर दिया जाएगा कि यार। तो अगर उसको ख़त्म करना है तो नेगेटिव रेजोल्यूशन, जब तक नेगेटिव रेजोल्यूशन नहीं पास होगी तो वो ख़त्म नहीं होगा। तो नेगेटिव रेजोल्यूशन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स कैन बी क्वेश्चन बाई MP, इंडिविजुअल MP को MP उससे पूछ सकते हैं कि यार ये तुमने ये क्यों किया, ये क्यों है, ये क्या मसला है, जो भी उसमें से उनसे पूछा जा सकता है। अब कोर्ट्स का जो है कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू दे सकती है कि जी ये तुम लोगों ने ये काम खराब किया है, या जुडिशियल रिव्यू एंड लोकस स्टैंडर्ड
एनी एक्शन और टू चैलेंज विल बी टेकन बाय क्वींस बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, इट कैन ओनली बी टेकन पर्सन बॉडी इलेक्ट स्टैंड आई। कोर्ट्स दो तरह से जुडिशियल रिव्यू दे सकती है, प्रोसीजरल अल्ट्रावायर्स एंड सब्सटेंटिव अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स का मतलब है कि ये सही नहीं है या ये उस मुताबिक उसके नहीं, सही नहीं है, बिल्कुल गलत बना है, अब वो उसको अल्ट्रावायर डिक्लेयर किया कर सकती है कोर्ट। कैसे? अगर पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, जिस तरीके से वो सारा पास करना था, बनाना था, वो लॉ बनाना था, वो सारी चीज़ें होनी थी, तो वो फिर उसको प्रोसीजरल अल्ट्रावायर्स करा दिया जाएगा। इसमें देखें मशरूम्स एक्ट, मशरूम्स ग्रोवर्स एसोसिएशन से एक इसमें किया गया है, इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग बोर्ड वर्सेस आइलसबरी मशरूम्स लिमिटेड 1972 ए केस है। मिनिस्टर ऑफ लेबर हैड टू कंसल्ट मशरूम ग्रोवर्स, उसको कंसल्ट करना चाहिए था, तो उसमें वो ये कोर्ट में आ गया। और सब्सटेंटिव अल्ट्रावायर्स में क्या कि वो जो मकसद था उसका वही ख़त्म हो गया, बनाना कुछ और था, बना उसने कुछ और दिया, उसको जो डेलीगेट किया था उस लिमिट से बाहर निकल गया, तो ये सब्सटेंटिव अल्ट्रावायर्स में भी आ सकता है। और अनरीजनेबलनेस, तो अगर अनरीजनेबल है, वो सही नहीं है, अब इसको कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो भी वो एक्ट ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि उसमें वो जो चीज़ उसको इनेबलिंग एक्ट ने कही थी उसने वो की नहीं, उसने कुछ और ही काम कर दिया। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी 3 तरह की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। सबसे पहले क्वीन एंड प्राइवी काउंसिल लॉ बना सकते हैं, प्राइवेट काउंसिल मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के कुछ मिनिस्टर्स। सेकंड है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, जो मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए बनाता है। और तीसरा है बाई लॉज, जो अपनी लोकल लेवल पे जो लॉ बनाए जाते हैं, ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ लगती है कि कोई चीज़ इसमें कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, या कोई आप हमें इसमें कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो कमेंट्स में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पाक लीगल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली हमारी ऐसी अगली वीडियोस बआसानी मिलती रहें। और अगर किसी बंदे ने हमसे कोचिंग लेना चाहता है, कोई बंदा हमसे कोचिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है, या होम ट्यूशन लेना चाहता है, हम बेसिकली हम लाहौर में ही ज़्यादा हमारा काम होता है, तो ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में हो गए, या पाकिस्तान से बाहर भी को हमसे कोचिंग लेना चाहता है, तो हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो हमसे रब्ता कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 4 में, टॉपिक नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 4 में हम आपसे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो है, लॉज कानून किस तरह उसको इंटरप्रेट किया जाता है, कोर्ट्स का काम होता है इंटरप्रेट करना, उसने बनाना है, पार्लियामेंट ने बनाना है लॉ, और कोर्ट्स ने इंटरप्रेट करना है। और जो लॉज की इंटरप्रिटेशन है, उसको जो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उनका मतलब किस तरीके से वाज़ेह किया जाता है, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो बताएंगे, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।